इस सकुशल वापसी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने प्रयास करके अपने देश के नागरिकों को और खासतौर पर छात्रों के प्रति अपनी संवेदना को फिर से एक बार व्यक्त करते हुए उन्हें सकुशल वापस लाने में योगदान दिया है। आपके माता पिता और अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरे धैर्य के साथ, देखिए आपको महाभारत का एक वृत्तांत याद होगा, जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि यक्ष के द्वारा प्रश्न किया जाता है कि व्यक्ति के विपत्ति में कौन सबसे मित्र होता है, तो युधिष्ठिर ने उस समय एक ही उत्तर दिया था कि आपत्ति के समय व्यक्ति का धैर्य उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। होता क्या है कि जब कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, अक्सर लोग अपना धैर्य खो देते हैं, आपा खो देते हैं और फिर उल जलूल बयानबाजी करके या कोई ऐसा कदम उठा देते हैं जो सफलता के मार्ग में बाधा होती है। लेकिन आपके माता पिता ने धैर्य रखा, सरकार की कार्रवाई को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया और परिणाम रहा कि वहाँ से आपकी सकुशल वापसी की जो भारत सरकार का ऑपरेशन था, भारत सरकार की मुहिम थी, वह सफल रही। तो मैं आपके माता पिता के इस धैर्य के लिए भी उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश के कुल 1400 बच्चे, यानी अब तक हमारे पास जो डाटा है उसमें से 2397 बच्चे यूक्रेन में हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या अन्य कुछ मेडिकल से संबंधित कोर्सेज के लिए वहां पर गए हुए थे। कल सायंकाल तक 1400 बच्चों को सकुशल वापसी लाया जा चुका है उत्तर प्रदेश के। हम लोगों ने यहाँ पर भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन का भी एक, हम लोगों ने राजस्व विभाग के हमारे अपर मुख्य सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं श्री मनोज कुमार सिंह, तो उनकी अध्यक्षता में एक उन्हें नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए राहत आयुक्त श्री रणधीर प्रसाद जी को हम लोगों ने उसके लिए अधिकृत किया है। वे राहत आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश के। वह यहाँ से टोल फ्री नंबर जारी करके उन्होंने पूरे प्रदेश से जानकारी मांगी है और सभी 75 जनपदों के, उत्तर प्रदेश के हमारे सभी 75 जनपदों से छात्र या छात्रा यूक्रेन के किसी न किसी सिटी में मेडिकल की या कोई अन्य कोर्स के लिए वहाँ पर रह रहे हैं। इनकी संख्या अभी तक हमारे पास 2400 आई है। 2400 में से 1400 की वापसी, सकुशल वापसी कल सायंकाल तक हो चुकी है और जो बाकी 1000 बचे हैं, भारत सरकार उसमें प्रयास कर रही है। आज भी कुछ लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लगातार इसकी बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति से भी और अन्य संबंधित से भी बातचीत किया है। यूक्रेन से सटे हुए जितने भी देश हैं, इन सभी जगह भारत के जो भी एम्बेसी हैं वे भी सक्रिय रूप से बॉर्डर पर रह करके सहयोग करने के लिए कार्य कर रहे हैं और 4 केंद्रीय मंत्री स्वयं वहां कैंप कर रहे हैं, जो वहां पर सभी छात्रों को वापस लाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 1000 बच्चे वहां बचे हैं, उन्हें वापस लाने के लिए भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर बराबर एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है। उनको वापस लाने की पूरी तैयारी भी चल रही है और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे बच्चे भी शीघ्र प्रदेश में वापस आएं और उन सभी बच्चों को हम लोग यहाँ पर सुरक्षित पहुँचा दें, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी एक पूरी टीम वहाँ काम कर रही है जो दिल्ली में रह करके उन सभी
लोगों को हम सुरक्षित उनके घरों तक, उनके माँ बाप तक पहुंचाने में योगदान दे सकें, तो भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी इसके लिए पूरी तैयारी के साथ लगी हुई है। जो लगभग 1400 बच्चे उत्तर प्रदेश के अब तक वापस आए हैं, उनमें से 52 बच्चों को और उनके अभिभावकों को हमने यहाँ पर बुलाया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं इससे पहले कि इंटरेक्शन करूँ उनमें से कुछ बच्चों से, अगर एक ओर से उनका परिचय हो जाए तो मेरे सहयोगी भी उनको जान देंगे और पता लगेगा कि किन किन जनपदों से बच्चे वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। फिर इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। कानपुर से हूँ मैं। विनित्सा के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं 13 वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा नाम पूजा यादव है। मैं इवानो फ्रांस्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं लखनऊ से हूँ। मेरा नाम पूनम है और मैं विनित्सा नेशनल मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ। मेरा नाम अविनाश चतुर्वेदी है। मैं उस्गोद मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। मैं वहाँ पे दूसरे वर्ष में हूँ और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। सादर प्रणाम मुख्यमंत्री जी। मैं डेविड सीतापुर डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का हूँ। मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप सबसे मैंने भी परिचय भी लिया और कुछ जो हमारे छात्र यूक्रेन में अध्ययनरत रहे हैं उनके साथ एक बार संवाद भी बनाया है। कमोबेश सबकी वही एक कॉमन समस्या है। देखिए, जब एक संवेदनशील सरकार होती है तो वह सुख में भी और दुख में भी अपने नागरिकों के साथ खड़ी होती है। घर में हो या घर के बाहर, देश में हो या देश के बाहर, कैसे सरकार खड़ी हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने समय समय पे देखा है। अभी कुछ महीनों पहले अफगानिस्तान के अंदर भी देखा होगा आप लोगों ने। भारत एकमात्र देश था जिसने अपने नागरिकों को वहां से निकालने में, या जो लोग कहीं शरण नहीं पा रहे थे उन्हें भारत सुरक्षित वापस लाने में उनकी मदद कर रही थी। अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो पाया था। और यूक्रेन में भी आपने देखा होगा, यूक्रेन में बहुत सारे देशों के बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अकेले भारत है जिसने अपने यहाँ के बच्चों के लिए एक सुरक्षित रास्ता भी अपनाया। और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के अपने व्यक्तिगत संबंध इतने मजबूत हैं पोलैंड के साथ, रोमानिया के साथ, हंगरी के साथ और अन्य दुनिया के उन तमाम देशों के साथ, जहां पर केवल बॉर्डर या तो आप ही के लिए खुला था या आपको सुरक्षित निकालने के लिए उन देशों ने अपने बॉर्डर को खोल के रखा था। तो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। उनकी संवेदना के प्रति हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए और आभार भी व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इतना यशस्वी नेतृत्व इस देश को प्राप्त हुआ है जिन्होंने दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान भी दिलाई है और भारत के नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी भी प्रदान की है। ये वास्तव में भारत के 135 करोड़ लोगों का सौभाग्य है। और आपने स्वयं भी रोमानिया बॉर्डर पर, हंगरी बॉर्डर पर, पोलैंड बॉर्डर पर ये सब दृश्य देखा होगा। दूसरे देशों के जो बच्चे थे या दूसरे देशों के जो नागरिक थे, वे अपने किराए से अपने देश को जाने के लिए मजबूर थे या उनके लिए बॉर्डर बंद था। लेकिन अकेले भारत था जहां के बच्चों के लिए भी, यानी जहां के नागरिकों के लिए बॉर्डर भी खोला था और साथ साथ उनकी यात्रा भी सरकार अपने स्वयं के खर्चे पर उनको सुरक्षित वापस लाने का प्रबंध भी कर रही थी। एक संवेदनशील सरकार ऐसे संकट के समय खड़ी होती है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबके साथ और भारत सरकार ने इस समय आपके साथ खड़े होकर के किया है। और हम लोग जो भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के ही मार्गदर्शन, उनके निर्देश पर ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर भारत सरकार की टीम के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की टीम भी वहां पर लगी हुई थी। यूपी भवन वह उत्तर प्रदेश सरकार का भवन है। हमने यूपी के बच्चों के लिए उसको खोला हुआ है कि वहां पर जो भी बच्चे आएंगे उनको वहां रखेंगे,
फिर हमारे अधिकारियों की पूरी टीम वहाँ काम कर रही है। हमने कई जिलाधिकारियों को भी वहाँ पे कैंप करवाया हुआ है, वे लोग वहाँ पर जाएंगे। हर जिले के जिलाधिकारी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे उन सभी बच्चों के अभिभावकों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे, उन्हें लाने ले जाने में क्या समस्या, कोई समस्या ना हो, इसके बारे में भी। ये सारी चीज़ें एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के साथ ऐसे ही खड़े होकर के उनका समाधान करती है, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यूक्रेन संकट के दौरान भी ये चीज़ें आप सबको देखने को मिल रही हैं। एक दूसरा, आपने देखा होगा, आप देखिए, आप सभी बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन में आपको जाना पड़ा है। कारण है, आज़ादी के बाद से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया गया। आपके सामने मैं आंकड़ा देता हूं, 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 2017 में, यानी 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल पाए थे। कितने खुल पाए थे? 12। और 2017 से 2022 के बीच में हम लोग खोल रहे हैं वर्तमान में 33 नए मेडिकल कॉलेज। 33 नए मेडिकल कॉलेज। देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का लाभ क्या होता है? गरीब से गरीब परिवार का बच्चा भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकता है। किस रूप में कर सकता है? आप लोग यूक्रेन में गए होंगे। यूक्रेन में आपकी मेडिकल की पढ़ाई का जो खर्चा होता है वह लगभग 20 से 30 लाख होता है। आप यूएस में जाएंगे, यूएस में मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा लगभग 2 करोड़ आता है। आप यूके में जाएंगे, लगभग यही खर्चा है। आप भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो यह खर्चा 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आप यही पढ़ाई करना चाहेंगे तो मुश्किल से आपको 4 से 5 लाख रुपए में ये पढ़ाई अपने देश में, अपने घर में, अपने जनपद में ये पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, मात्र 4 से 5 लाख रुपए में। और इसीलिए हम लोगों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। 33 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, गोरखपुर का एम्स भी चालू हो चुका है, रायबरेली का एम्स भी चालू हो गया है। 33 नए जो मेडिकल कॉलेज हमारे बन रहे हैं, यानी उसमें से 17 को हम चालू कर चुके हैं। 8 को हम लोगों ने 2018 में प्रारंभ किया, 9 को इसी साल प्रधानमंत्री जी ने 21 में चालू किया, उनमें एडमिशन भी हो गए हैं। नीट के माध्यम से उनमें एडमिशन हो चुके हैं। और 14 पे हमारा बाकी शेष 15-16 पर हमारा काम वर्तमान में चल रहा है, जिसको हम लोग 23 में उनमें नया सत्र प्रारंभ करेंगे। तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज़ादी के बाद जो ध्यान होना चाहिए था, नहीं दिया गया। लेकिन आज इस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान है और आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि अगले 1 वर्ष के अंदर, 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज तो हरदोई में भी हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं। कानपुर देहात में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उन्नाव में पहले से मेडिकल कॉलेज चल रहा है। हर एक जनपद में, बहराइच में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है। बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रतापगढ़ में इसी सत्र में प्रारंभ हुआ है। यानी हर जनपद में, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गोरखपुर में पहले से मेडिकल कॉलेज था, एम्स प्रारंभ हो चुका है। देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कुशीनगर में नया देवरिया का मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ हो गया है। बस्ती में विगत वर्ष हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं मेडिकल कॉलेज। ये सभी हर जनपद में कुछ न कुछ नया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का, जिससे सीट्स बढ़े और यहाँ के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा यहीं पर प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके और सस्ते में प्राप्त हो सके। ये एक प्रयास सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष इस पे ध्यान भी है। आप लोगों ने यहाँ पर रखी है, भारत सरकार उस पर पूरा चिंता व्यक्त कर रही है और भारत सरकार उस पर स्वयं भी चिंतन कर रही है, कैसे हम इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। अब MBBS में फाइनल ईयर था या जो 4th ईयर के थे या 3rd ईयर के हैं, 2nd ईयर में हैं, इनकी आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखी जा सकती है, इस पर
नेशनल मेडिकल काउंसिल भारत के अंदर बना हुआ है। जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था वही नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में इस समय भारत में काम कर रहा है। सरकार का उसके साथ संवाद चल रहा है, बातचीत चल रही है, अलग अलग दौर की बातचीत चल रही है। और ये मान के चलिए, जो यहाँ पे अभी शिवेंद्र ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों के भविष्य के प्रति पहले आपकी सुरक्षा आवश्यक थी, सुरक्षित वापस करने की तैयारी। 4-4 मंत्री कैंप कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी देश के मंत्री आपने नहीं देखे होंगे जो बॉर्डर पर रह करके अपने देश के नागरिकों को बचा रहे हो। अकेले भारत सरकार के मंत्री वहां काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं 4 से 5 बार बैठक कर चुके हैं और वहां रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत कर चुके हैं। लगातार अगल बगल के देशों के साथ बातचीत करना, उनके साथ बातचीत करके सुरक्षित अपने नागरिकों निकाल करके सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, ये आप सबके सामने है। धैर्य के साथ हमें एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। देखिए, 2 चीजें जीवन में, एक तो व्यक्ति का धैर्य, विपत्ति के समय उसका सबसे बड़ा मित्र होता है। धैर्य के साथ आपके अभिभावक ने इस संकट के समय में अपना धैर्य रखा, सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया, आप सभी सुरक्षित अपने घरों को आए हैं। और भी बच्चे जो हैं उनको भी लाने की सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज 11 फ्लाइट आ रही हैं वहां से, जिनसे भारत के नागरिक वहां से वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे, सुरक्षित उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था। एक तो हमें संकट के समय धैर्य का परिचय देना, उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो लोग अनावश्यक भड़काने का काम करते हैं और फिर किसी भी सफलता पर। आप एक डॉक्टर हैं, आप जब किसी ऑपरेशन को करेंगे तो ऑपरेशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है ना। आप ओटी में जाएंगे, ओटी में जाकर के आप जब जिस बीमारी से संबंधित ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जब उस पर फोकस करेंगे अपने आप को, तो ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप ओटी में गए, ऑपरेशन करके कोई दरवाजा भड़बड़ा रहा है, कोई अंदर जबरदस्ती घुस करके आपके साथ बातचीत करने लग गया है, तो क्या आप एक सफल ऑपरेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब सरकार इस ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से सुरक्षित अपने नागरिकों को लाने की तैयारी कर रही है, इस समय अगर कोई अनावश्यक राजनीति करके इस कार्य में व्यवधान पैदा करने का प्रयास करता है, तो मुझे लगता है कि इस पूरे ऑपरेशन को विफल करने की साजिश का वो हिस्सा होगा, क्योंकि वह सरकार के ध्यान को हटाना चाहता है। जो फोकस है, अभी प्रधानमंत्री जी ने बैठक की, प्रधानमंत्री जी लगातार बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने 4-4 मंत्रियों को कैंप कराया है, लगातार सभी एम्बेसी, सभी जितने भी हमारे अन्य दूतावास हैं, सभी लोग उस कार्य के साथ जुटे हुए हैं, सभी अधिकारी लगे हैं, सभी पूरी सरकार लगी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन चीजों को हमें देखना चाहिए कि किस अच्छे ढंग से सरकार इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा करके सफलतापूर्वक एक एक नागरिक के जीवन को बचाने की दिशा में प्रयास की है। एक अभिनंदनीय प्रयास है। हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरा, फर्स्ट स्टेज में सुरक्षित वापस लाना है, सभी बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएं, ये ध्यान सरकार का है। और फिर सेकंड फेज में आगे की आपकी फ्यूचर के बारे में आगे की प्लानिंग क्या होनी है। एनएमसी के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों संवाद बनाए हुए हैं, तो सुरक्षित वापसी के बाद फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपने पाठ्यक्रम को अपने घर में रह करके तत्काल पहले अपने कार्यक्रम को उसको रिपीट करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, फिर बाद में उसके बारे में भी सरकार जरूर बातचीत करेगी। और हम लोग, मेरा प्रयास होगा कि एक बार जितने भी बच्चे वहाँ पर रहते हैं, लगभग 2400 बच्चे हमारे हैं यूपी के, उन सबको एक बार बुलवा करके फिर उनके बारे में कोई ना कोई एक रास्ता हम लोग निकालेंगे। इसमें भारत सरकार भी चिंता व्यक्त कर रही है, भारत सरकार ने भी इस दिशा में प्रयास अपने प्रारंभ किए हैं। लेकिन आज पहली प्राथमिकता वहाँ रेस्क्यू का है कि सुरक्षित अपने देश के अंदर अपने नागरिकों को और अपने बच्चों को वापस लाने का है। और ये प्रयास आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। मैं आप सबका एक बार फिर से
आपकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और ईश्वर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी सुरक्षित वापस अपने घरों को आए हैं। आपके माँ बाप, स्वयं आपके जो अभिभावक हैं, माताजी पिताजी आपके हैं, सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं इस बात को लेकर के, आपको अपने बीच में पा करके। क्योंकि भारत से बहुत दूर रह करके मेडिकल की पढ़ाई करना और वहाँ पर युद्ध प्रारंभ हो जाए अपने आप में एक संकट होता है। क्योंकि जब कोई मिसाइल या कोई बॉम्ब गिरता है तो वो तो किसी का चेहरा देखता नहीं है, वह तो जहाँ गिरेगा उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह तबाह करके जाता है। इसलिए आपकी सुरक्षित वापसी पहली शर्त थी और वो प्राथमिकता के आधार पर उसको पूरा किया गया है। सेकंड, अन्य चीज़ों को भी आगे बढ़ाने का काम होगा। निश्चिंत होकर के अपने उसमें रहिए, अनावश्यक बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं और सभी लोगों को आश्वस्त करिए कि मोदी है तो मुमकिन है। कभी भी इतने सफल और इतने व्यवस्थित ऑपरेशन कभी नहीं हो पाए थे जितना आज हो रहा है। आपने देखा होगा, आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, आपने बॉर्डर पे देखा होगा, आपने एम्बेसी के व्यवहार को देखा होगा, आपने अन्य चीजों को देखा होगा, कितनी संवेदनशील तरीके से एक अभिभावक के सदस्य के रूप में, एक परिवार के अभिभावक के रूप में ये सभी कार्य करते हुए दिखाई दे होंगे। एक बड़ी बात होनी चाहिए और इसको एप्रिशिएट भी करके। दूसरा, जीवन में कुछ बनना है तो हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। एक सकारात्मक सोच, हमें अच्छा करना, अच्छा हो रहा है, अच्छा देखने की आदत होनी चाहिए। अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे, परिणाम अच्छा ही होगा, ये मान करके चलना चाहिए। और अच्छा हम सोचें, अच्छा करें तो परिणाम को अच्छा लाएंगे, ये भी विश्वास हमारा होना चाहिए। वापसी के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपके माता पिता का जिन्होंने सरकार पर विश्वास किया। परिणाम सामने है, ये सकारात्मक अप्रोच होती है। और बाकी जो बचे हैं वे सभी भी वापस आएंगे, सुरक्षित वापस आएंगे। ये प्रयास सरकार का अपने स्तर पर है। तो मैं आपका और आपके पूरे सभी अभिभावकों का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वे यहाँ पर आए हैं। क्योंकि मैं स्वयं भी रात्रि को कल आया हूं, तो मैंने इसीलिए एक दिन पहले कहा था कि भाई मैं एक बार उन सभी बच्चों से मिलना चाहूँगा। इतनी भी बड़ी संख्या थी, 1400 बच्चे आ गए हैं यूपी के। कुछ से प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में संवाद किया है, कुछ से मैंने आप लोगों को बुलाया, बाकी और लोगों को भी समय समय पर हम लोग बुलवाएंगे और एक बार आवश्यकता पड़ेगी सभी लोगों को बुलाकर आगे की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी पहले निश्चिंत होकर के जाइए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, आप सुरक्षित वापस आ गए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दीजिए। ठीक है, ठीक। अब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।